नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। पिछले कुछ दिनों से मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी, उनको लेकर घनघोर युद्ध चल रहा है। अचानक ऐसा लगने लगा है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े विलेन थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो कुछ और था। इतिहास ने गांधी के योगदान को किसी और तरीके से रखा। देश के बड़े संत और समाजसेवी स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे का महात्मा गांधी ने बचाव कर अपनी सांप्रदायिक मानसिकता का सबूत दिया था। भगत सिंह की फांसी महात्मा गांधी चाहते तो रुक सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और देश के बंटवारे का अगर कोई आदमी सबसे बड़ा कारण था तो वो गांधी थे। यही सब कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इन तमाम बातों के पक्ष में लोग काफी आक्रामक हैं। इसकी शुरुआत हुई कालीचरण नाम के एक ऐसे व्यक्ति के बयान के बाद जिसको संत कहा जाता है। और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। कालीचरण, वैसे लोग उसको कालीचरण महाराज कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कालीचरण कहूंगा क्योंकि मेरे लिए महाराज कहना संभव नहीं है। यहां एक और चीज साफ कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा, बापू या राष्ट्रपिता कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान से कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि गांधी ने देश ही नहीं दुनिया को नई राह दिखाई, नया नायकत्व दिया। कुल मिलाकर ये अपना नजरिया है। चूंकि यहाँ गांधी की प्रासंगिकता, उनके योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, उनके आदर्शों और उनके जीवन के सत्य को लेकर सवाल है, यानी कि गांधी को उनकी संपूर्णता में कसौटी पर कसे जाने की मांग की जा रही है। इसलिए मैं उनके लिए भी इस शो में महात्मा, बापू या राष्ट्रपिता जैसी उपाधियों या विशेषणों का प्रयोग नहीं करूंगा। गांधी का विरोध करने वालों को यह लग सकता है कि कालीचरण को मैं महाराज ना कहूं और गांधी को राष्ट्रपिता कहूं, यानी कि मैं पूर्वाग्रह का शिकार हूं, जो सच नहीं। इंडिया न्यूज की यह कोशिश जरूर है कि किसी भी व्यक्ति के योगदान और उसके समूचे व्यक्तित्व का आकलन करते हैं तो उसकी जो शर्तें होती हैं उनके आधार पर ही यह किया जाना चाहिए। यानी कि कोई आदमी जिस कालखंड में होता है, उस समय की जो स्थितियां, परिस्थितियां, चुनौतियां, साधन, संसाधन, समाज और समस्याएं होती हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति विशेष का आकलन किया जाता है। और इसके लिए साक्ष्य, संदर्भ, सत्य, इन सब को किसी सक्षम यानी कि योग्य व्यक्ति, संस्था या संगठन के माध्यम से देखा समझा जाना चाहिए और उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। ये नहीं कि गांधी के समूचे व्यक्तित्व को कोई कालीचरण नापने आंकने लगे, या कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद कालीचरण के समर्थन में कोई यति नरसिम्हानंद अभद्रता और अश्लीलता की सारी सीमाएं तोड़ जाए। ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का देशदार है, अपनी कौम का। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया। गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है।
सुन लिया ना आपने? इसको मैं दोहराऊं, आपको समझाऊं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। कालीचरण हो या ती नरसिम्हानंद, इनकी बातें सड़क छाप और निहायती घटिया दर्जे में आती हैं। ये कितना पढ़े लिखे और गांधी पर कितना रिसर्च किए होंगे, इसको आपने इनके बयान से ही जान लिया होगा। किसी भी स्वस्थ समाज में विरोध को सम्मानजनक जगह दी जाती है, दी जानी चाहिए, क्योंकि वो तथ्यों, तर्कों, संदर्भों और सत्य पर आधारित होता है। मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, विश्लेषण, व्याख्या, शोध, पुनर्शोध, सबकी गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, होना चाहिए। गांधी का भी होना चाहिए। लेकिन सच आपको किस आधार पर, किस तरह से, किसके माध्यम से, कब कह रहे हैं, इसको भी देखना समझना उतना ही जरूरी है। कालीचरण और यति नरसिम्हानंद यही सवालों के घेरे में हैं, और मैं तो उनको तनिक भी तरजीह नहीं देता अगर देश में सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी इन दोनों के समर्थकों की बेलगाम, बदजुबान और बेशऊर जमात खड़ी नहीं कर देती। लाठी, डंडा, गाली लेकर मैदान में यह जमात दिखती नहीं। मुझे लगा कि गांधी को आज के समय में और आज के समाज के सामने समझना जरूरी है, क्योंकि गांधी इंसान थे। जाहिर है उनमें अच्छाइयां होंगी तो कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ महान काम किए होंगे तो कुछ भयंकर भूलें भी की होंगी। वे किसी भी विवाद, प्रतिवाद या विरोध से परे नहीं है, लेकिन ये सब कुछ देखने समझने का नजरिया सही होना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी को जिन कारणों पर घेरा और घसीटा जाता है, उनमें सबसे पहला है देश का विभाजन। गांधी चाहते तो विभाजन नहीं होता, भारत और पाकिस्तान नहीं बनते। दूसरा, अगर सरदार पटेल को रास्ते से हटाकर गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। तीसरा, गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। और चौथा, स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे का समर्थन कर उन मुस्लिम परस्ती बताई। और पांचवा ये कि गांधी निजी जीवन में कई ऐसे अभ्यास और प्रयोग कर रहे थे जो अश्लील थे। मोटे तौर पर यही है। और आज हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जो लिखा है, जो दस्तावेजी सबूत है, जो आप बीती है, जो साक्ष्य हैं, उन सब के आधार पर ही इन सभी सवालों का जवाब जानने और तलाशने की कोशिश करेंगे। इतिहास के पन्नों में जो घटनाएं और तस्वीरें हैं, उनके जरिए गांधी को देखते हैं जरा। ये गांधी और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर है। आइंस्टीन ने अपने ड्राइंग रूम में आइजैक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल, इन दो वैज्ञानिकों की तस्वीर टांग रखी थी। न्यूटन थियरी ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, धरती अपनी तरफ चीजों को खींचती है, इसको दिया। और गति के जो 3 नियम हैं, उसको भी न्यूटन ने ही दिया। इन दोनों के बाद विज्ञान में क्रांति आ गई। मैक्सवेल को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो बिना मीडियम के चलती। मैक्सवेल की खोज के बाद रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। इन दोनों महान वैज्ञानिकों की जगह पर बाद में आइंस्टीन ने दुनिया के 2 महान नायकों की तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में टांगी। एक महात्मा गांधी और दूसरी तस्वीर थी अल्बर्ट श्वाइट्जर की। अल्बर्ट श्वाइट्जर जर्मनी के वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, लेखक, दार्शनिक, डॉक्टर और मानवतावादी थे। उन्हें 1952 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आइंस्टीन का मानना था कि समूचे यूरोप में अकेले अल्बर्ट श्वाइट्जर ही ऐसे नायक हैं जिनका उस समय की पीढ़ी पर सर्वाधिक नैतिक प्रभाव था। उनके आदर्शों, सिद्धांतों और उपनिवेशवाद के खिलाफ उनकी नीतियों ने दुनिया में उनको ख्याति दिलाई। वे श्वाइट्जर गांधी को खुद से बड़ा नायक मानते थे। श्वाइट्जर ने अपनी किताब इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट में लिखा है कि गांधी का जीवन दर्शन अपने आप में एक संसार है। गांधी ने बुद्ध की जो यात्रा थी, उसी को आगे बढ़ाया। बुद्ध का जो प्रेम था वो आध्यात्मिक था, लेकिन गांधी का प्रेम मानव सेवा के माध्यम से दुनिया की परिस्थितियों को बदलने का नाम था। गांधी के बारे में श्वाइट्जर के इस आकलन ने बहुत संभव है आइंस्टीन को अपने ड्राइंग रूम में गांधी के साथ श्वाइट्जर की फोटो लगाने को प्रेरित किया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये रोमे रोला हैं। दुनिया के महानतम साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। फ्रांस के थे। वे गांधी से इतने प्रभावित थे कि रोज अपनी जो डायरी थी जिसे वो लिखा करते थे, उसमें कई जगहों पर गांधी का जिक्र किया करते थे। रोमे रोला की गांधी से मुलाकात 5 दिसंबर 1931 को पेरिस में हुई। वे लिखते हैं
कि सोमवार को गांधी का मौन व्रत होता है, वे बोलते नहीं बल्कि सुनते हैं। उन्होंने हंसते हुए बताया कि औरों के लिए सबसे अच्छा दिन है क्योंकि वे जो कुछ भी सुनाना चाहते हैं मुझे सुना सकते हैं। फ्रांस के उस महान साहित्यकार ने गांधी से अपनी भेंट को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया। इस मुलाकात के करीब 1.5 साल पहले जून 1930 में रोमेरोला लिखते हैं कि गांधी जी ने अपने अनुयायियों की एक इकाई बना डाली है जो एक से दूसरे को हस्तांतरित होती रहेगी और ये भविष्य का द्वार है। किसी भी महापुरुष में ऐसी बात अत्यंत दुर्लभ है जहां पर अनुयायी विचार में स्वतंत्र हो। आइंस्टीन और रोमेरोला दुनिया के 2 महान लोग गांधी को महानायक मानते थे। मैं अभी उस कालखंड में जब गांधी थे, दुनिया भर में उनके नेतृत्व और आदर्शों को लेकर जो प्रसिद्धि थी उसकी बात कर रहा हूं, ताकि गांधी के कद का अंदाजा लग सके। अब जरा आगे आइए, ये हैं मार्टिन लूथर किंग। इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अमेरिका में अश्वेतों से होने वाले भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसी राह पर जो राह गांधी ने दिखाई थी, अहिंसा और असहयोग। 1963 में वॉशिंगटन में मार्टिन लूथर किंग ने बहुत बड़ी रैली की अगुवाई की और यहां उन्होंने जो भाषण दिया वो इतिहास में अमर हो गया। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. मार्टिन लूथर किंग। इस रैली के बाद अमेरिका के कानूनों में अश्वेतों और छुआछूत के खिलाफ सुधार होने शुरू हो गए। महज 35 साल की उम्र में अक्टूबर 1964 में मार्टिन लूथर किंग को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। वो मार्टिन लूथर किंग गांधी से इतने प्रभावित थे कि जब वे 1959 में भारत आए थे तो उनका पहला पड़ाव गांधी की राजघाट पर समाधि था। सुनिएगा, इस दौर में उन्होंने कहा था कि गांधी मेरे आदर्श और भारत जो मेरे लिए है वो एक तीर्थ है। 9 मार्च 1959 को जब मार्टिन लूथर किंग लौट रहे थे अमेरिका, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहां आकर वे पहले से कहीं ज्यादा इस बात से आश्वस्त हो गए हैं कि अहिंसक प्रतिरोध का तरीका उत्पीड़ित लोगों के लिए सबसे मजबूत हथियार है। ये न्याय मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। और ये हैं नेल्सन मंडेला। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। मंडेला ने अपार्थेड यानी कि नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। वे पहले हिंसा और बदले के उसूल पर यकीन करते थे, लेकिन गांधी के रास्ते पर चलना उन्होंने आखिरकार तय किया और कामयाबी मिलना शुरू हो गई। अश्वेतों को वोट का अधिकार मिला। जाहिर है कि यह अधिकार वहां रह रहे भारतीयों को भी मिला। 27 साल तक दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार उन्हें जेल में रखे रही, मगर मंडेला जब बाहर आए, सरकार बदली, वे राष्ट्रपति बने, बराबरी के अधिकार मिलने लगे और दक्षिण अफ्रीका में उस तरह का आंदोलन जो अपने मकसद के लिए चल रहा था अपना मकाम पा गया। आप ये सोचिए कि जेल से बाहर आने के बाद जब पहली विदेश यात्रा करनी थी नेल्सन मंडेला को, तो उन्होंने भारत को चुना, गांधी की जमीन को चुना। गांधी के चलते मंडेला ने कहा था कि मैं महात्मा द्वारा गरीबों के लिए तय नैतिकता, सादगी और प्रेम के स्तर को कभी नहीं छू सकता। वे बिना कोई कमजोरी वाले व्यक्ति थे, मैं तो कमजोरियों वाला हूं। ये दलाई लामा है, तिब्बतियों के धर्मगुरु। गांधी इनके आदर्श हैं। और ये जज बर्नार्ड शॉ, जिनकी तस्वीर आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, नाटककार, कहते थे कि गांधी पर किसी के प्रभाव का मतलब यह है कि उसके ऊपर हिमालय की छाप है। ऑंग सान सू ची, ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, वहां लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाया। 2012 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहां छात्रों के बीच ऑंग सान सू ची ने कहा था कि मुझ पर सबसे अधिक जिन व्यक्तियों का प्रभाव रहा उनमें से एक गांधी है। और ये बराक ओबामा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। एक स्कूल में बच्चे ने पूछा था कि जो लोग आज की तारीख में नहीं हैं और जो हैं,
उन सबको हम मिला दें तो ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जिसके साथ आप डिनर करना चाहेंगे? जानते हैं ओबामा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आदमी, मेरा हीरो, मोहनदास करमचंद गांधी। और ये नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अपनी सरकार के सबसे बड़े अभियान स्वच्छ भारत मिशन, जन भागीदारी के काम, पर्यावरण बचाने के अभियान, इन सब को इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर शुरू किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गांधी के कद, उनके योगदान और उनकी सार्थकता का बहुत अच्छे से अंदाजा है। वे गांधी का बार बार जिक्र करते हैं और गांधी की महानता को लेकर के उनके मन में कभी संशय नहीं दिखा। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन गांधी जी के कार्यों का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं था। महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है, लेकिन ये कहना भी उचित होगा कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते, आगे बढ़ते। मैं गांधी को जिक्र में क्यों लाया हूं, ये बता चुका हूं। उनमें बहुत सारी खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी होंगी, मगर आप ये बताइए कि एक तरफ आइंस्टीन, रोमेरोला, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ऑंग सान सूची, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो गांधी को महानायक मानते हैं, और दूसरी तरफ कालीचरण, यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो कहीं भी खड़ा होकर के कुछ भी बोलने लगते हैं क्योंकि उनको गांधी को गाली देना है। ये इतिहासकार हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, विद्वान हैं या कोई दूरदर्शिता हैं कि इनकी बात में दम माना जाए। कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला जिले के हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में मेरे पास कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये 8वीं पास है। अकोला में ये नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं। भला हो सोशल मीडिया का कि वो शिव तांडव पढ़ रहे थे और वीडियो वायरल हो गया, लोग उनको जानने लगे। शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमानम् इसी वीडियो के जरिए लोगों ने कालीचरण को जाना। अब यति नरसिम्हानंद, इनका असली नाम क्या है? दीपक त्यागी। कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ के। पिछले 14 साल से गाजियाबाद के डासना में शिव शक्ति धाम नाम के एक मंदिर में महंत हैं। इनको जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया। अब ये चर्चा में रहने के लिए जहर बोलते रहते हैं। वैसे कभी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, तब ये बिल्कुल अलग हुआ करते थे, ऐसी जुबान नहीं थी। लेकिन जब कभी आप किसी बड़े विचार, लंबी परंपरा, बड़े उपलब्धियों या फिर किसी बड़े व्यक्तित्व के योगदान का मूल्यांकन करते हैं तो यह जरूरी है कि ऐसा करने की आवश्यक शर्तें आप पूरा करते हो। किसी का भी विरोध हो सकता है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये भी नहीं कि कोई भी आदमी कैसे भी खड़ा होकर के कहीं भी कुछ भी कहने लग जाए। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का देशदार है, अपनी कौम का। अब आते हैं गांधी को लेकर जो सवाल हैं उन पर। पहला सवाल ये उठता है कि क्या गांधी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रोका? क्या वे चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती थी? हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। आजादी के दीवाने भगत सिंह की डायरी का यह हिस्सा अपने आप में उनके जज्बे, जुनून और वतन परस्ती की गवाही है। भगत सिंह पर 2 आरोप थे। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या, जिसमें राजगुरु और जय गोपाल भी उनके साथ आरोपी थे,
और दूसरा मामला 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह भाग निकले थे और वे चाहते तो असेंबली में बम फेंकने के बाद भी निकल सकते थे, लेकिन रुके रहे, पर्चा फेंकते रहे, नारे लगाते रहे। बम धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस देश और दुनिया में अंग्रेजों को लेकर एक मैसेज भेजना था, सो उन्होंने भेजा। बम फेंकने के केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन जेल हुई, लेकिन सैंडर्स के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। तारीख थी 7 अक्टूबर 1930। फांसी की जो तारीख मुकर्रर हुई थी वो थी 24 मार्च 1931। ये जानना भी जरूरी है कि भगत सिंह ने ना तो अपनी तरफ से कोई वकील किया और ना ही अपनी सफाई में उन्होंने कुछ कहा। इसी दौरान तब के वाइसरॉय इरविन और महात्मा गांधी के बीच 17 फरवरी 1931 से बातचीत की शुरुआत हुई, जिसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ, यानी भगत सिंह की फांसी की तारीख से 19 रोज पहले। गांधी इरविन के समझौते में तय हुआ कि अहिंसक तरीके से संघर्ष करते हुए जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। ऐसे में भगत सिंह और उनके दोस्तों की रिहाई संभव थी ही नहीं। सवाल यह उठता है कि गांधी ने समझौता ही क्यों किया जब इन लोगों की रिहाई हो ही नहीं रही थी। जब क्रांतिकारियों की रिहाई नहीं तो समझौता क्यों? कुछ लोगों का नजरिया यह रहा कि गांधी बड़ी संख्या में लोगों की रिहाई करवा लेना चाहते थे और उनको यह लग रहा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को खत्म करने के लिए वो अलग से अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बना सकते। 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसरॉय के यहां एक अर्जी लगाई कि भगत सिंह उनके साथियों की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन ये खारिज हो गई। 18 फरवरी को गांधी ने वायसरॉय इरविन से बात की और कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। 19 मार्च को गांधी ने इरविन के सामने मांग रखी, कम से कम अगर फांसी खत्म नहीं कर सकते हैं आप तो टालिए, टाला जाना चाहिए। लेकिन इरविन तैयार नहीं थे। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत को लग रहा था कि भगत सिंह और उनके साथियों को अगर छोड़ दिया जाता है, फांसी नहीं दी जाती है, तो कोई भी आदमी कहीं भी अंग्रेज अधिकारियों को मार सकता है। फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी, 24 मार्च 1931। उस रोज गांधी को कराची भी पहुंचना था, क्योंकि वहां कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। गांधी ने इरविन से 21 मार्च और 22 मार्च दोनों रोज बात की और वही कि फांसी टाली जाए। इरविन टस से मस नहीं हो रहे थे। शायद ये गांधी के दबाव का असर था कि जिस रोज फांसी होनी थी, अंग्रेजों ने उससे एक रोज पहले आजादी के उन 3 दीवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। 23 मार्च 1931। 24 मार्च को गांधी जब कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने कराची पहुंचे तो वहां उनका भयंकर विरोध हुआ। गांधी ने वहां कहा, मैंने फांसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की, 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार गई। इसलिए भगत सिंह को बचाने की कोशिश गांधी ने नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता जरूर थे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वायसरॉय नहीं थे। जिस रोज भगत सिंह की फांसी तय हुई थी 7 अक्टूबर 1930 को, उसके 3 रोज बाद 12 अक्टूबर को नेहरू ने एक भाषण में कहा था कि मैं भगत सिंह से सहमत हूं या ना, मेरे मन में उन जैसे व्यक्ति के लिए अपार श्रद्धा है। भगत सिंह जैसा साहब बहुत दुर्लभ है। वायसरॉय को अपने दिल से पूछना चाहिए कि भगत सिंह अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा कुछ किया होता तो उन्हें कैसा अनुभव होता। वही इस घटना में नेताजी की राय को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। नेहरू के बाद नेताजी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि गांधी जी अपनी ओर से जितना प्रयास भगत सिंह को बचाने के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। जब तक इरविन ने फांसी के ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए थे, उससे पहले गांधी जी ने 3 चिट्ठियां लिखी थी। उसमें उन्होंने इरविन को कहा कि फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दीजिए। भगत सिंह की फांसी और गांधी की भूमिका को लेकर एक तस्वीर जो आपके सामने है, उसको मैंने साफ करने की कोशिश की है। अब विभाजन पर आते हैं। एक आरोप लगता है कि गांधी चाहते तो देश का विभाजन नहीं होता, वे ऐसा होने से रोक सकते थे। ये बात सही है कि गांधी रोक सकते थे, लेकिन तब जब उन्हें समूचा सच पता होता। गांधी और कांग्रेस 2 नेशन थियरी को सिरे से खारिज कर चुके थे। मगर 1946 में देश भर में चुनाव हुए
और उनके चलते स्थितियां बहुत बदल गईं। इन चुनाव में कांग्रेस को 929 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग का दबदबा सा रहा। इसके बाद से पाकिस्तान की मांग ने और जोर पकड़ लिया। मैं आपको थोड़ा और पहले लेकर चल रहा हूं। 1930 मोहम्मद इकबाल जो बड़े शायर थे, जिन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग उठाई। ये वक्त था जब जिन्ना राजनीति से थोड़ा अलग हो गए थे, मगर इकबाल ने जिन्ना को मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। 1933 में जब अंग्रेजी हुकूमत के साथ तीसरे दौर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो रहमत अली ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का जिक्र किया। पहली बार पाकिस्तान का नाम यहां आया। इस समय जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन थे, वे भी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग देश की राय रख रहे थे। 1937 में हिंदू महासभा का अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें विनायक दामोदर सावरकर ने, जिनको हम वीर सावरकर कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भारत एक यूनिटेरियन नेशन यानी कि समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता है। यहां राष्ट्र दो होंगे, एक हिंदू के लिए और एक मुसलमान के लिए। 1945 में भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। 1946 के चुनाव के नतीजों के बाद देश में दंगे हुए। उस समय गांधी बंगाल के नोआखाली में सद्भाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इधर दिल्ली में देश के भविष्य को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता अंग्रेजों से बात कर रहे थे। माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग की मांग और जिद को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं को भारत के बंटवारे के लिए लगभग तैयार कर लिया। गांधी जब दिल्ली लौटे, तब तक सब कुछ तय हो चुका था। नेहरू, पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद तीनों ने गांधी से दूरी बना ली थी। बंटवारे का जो समझौता पत्र तैयार हुआ, उसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेजों की तरफ से माउंटबेटन ने दस्तखत किए। दिल्ली आकर गांधी ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, मैं 2 दिन से यहां आ चुका हूं, मगर लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है और दुनिया भर के सारे काम आप लोगों के पास। तब शाम के समय मौलाना आजाद गांधी से मिलने पहुंचे और गांधी ने उनसे पूछा, मैंने सुना है आप लोगों ने माउंटबेटन के सारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिए, जिसमें देश का विभाजन भी शामिल है। मौलाना आजाद ने कहा कि नहीं गांधी जी, इतना बड़ा फैसला बिना आपसे पूछे कोई कैसे कर सकता है। गांधी ने तब लालटेन के नीचे जो कागज दबा कर रखा था, उसको मौलाना आजाद के सामने रख दिया। इस पर बंटवारे के समझौते पर मौलाना ने जो दस्तखत किए थे, वही था। वो मौलाना को समझा रहे थे कि आप ही कह रहे थे कि आपसे पूछे बिना कैसे कोई काम हो सकता है, और आप ही ने दस्तखत कर रखे। अगले दिन कांग्रेस की बैठक में पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी से कहा कि हमने कोशिश बहुत की आपको बताने की, लेकिन आप इतनी दूर थे कि आप तक बात पहुंचाई नहीं जा सकी। सच तो यह है कि गांधी की मर्जी और जानकारी के बगैर ही बंटवारे का फैसला हुआ, और इसको रोकने के लिए वे आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे। 5 अप्रैल 1947 को गांधी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाए। फिर भी हुआ। इसको अलग अलग इतिहासकार और लेखक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर भारत एक साथ है तो राजनीति में हिंदुओं का प्रभुत्व बना रहेगा और मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, ऐसा जिन्ना सोच रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम लीग के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे। अगर गांधी देश का बंटवारा चाह रहे होते तो उन्होंने जिन्ना के साथ 18 मीटिंग्स नहीं की होती, और ना ही जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हुए होते। अगर हिंदुस्तान नहीं बटा हुआ होता तो आज वो किस हाल में होता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन बंटवारे के दौरान जो खून खराबा और जुल्म इस देश ने झेला, वह गुजरे वक्त का एक बड़ा सच तो है, एक बड़ा दाग है, जख्म है। मगर इसके लिए गांधी कसूरवार कैसे? मोहनदास करमचंद गांधी को लेकर मैं फिर साफ करना चाहता हूं कि महात्मा, राष्ट्रपिता या बापू, मैं कुछ भी जोड़ने से परहेज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह का शिकार हूं।
मसला सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर गांधी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, अनर्गल अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, उनका ऐतिहासिक सत्य क्या है, इसको समझा और रखा जाना चाहिए। वरना कालीचरण और यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों के अनर्गल बोलने से एक बड़ा वर्ग गांधी के बारे में गलत राय का शिकार हो सकता है और हो भी रहा है। गांधी जितना ध्वस्त होंगे, गोडसे उतने ही स्थापित होते चले जाएंगे। ये एक सच है और इसे समझना जरूरी है। गांधी को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी रहा है कि उन्होंने देश के जाने माने संत, शिक्षाविद, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे का पक्ष लिया। इस घटना के ऐतिहासिक साक्ष्य को मैंने टटोलने की कोशिश की। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद जब निमोनिया से पीड़ित थे और दिल्ली के चांदनी चौक में रह रहे थे, उस दिन अब्दुल राशिद नाम का एक आदमी स्वामी श्रद्धानंद से मिलने पहुंचा। वो श्रद्धानंद के पास बैठा और उनके सेवक धर्म सिंह से कहा कि जरा पानी पिला दीजिए। धर्म सिंह जब पानी लेने के लिए अंदर गए तो अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद के सीने में 2 गोलियां दाग दी। उनकी मौत हो गई। राशिद पकड़ा गया। गांधी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गुवाहाटी जा रहे थे। श्रद्धानंद की हत्या के अगले दिन 24 दिसंबर को 1926 का साल था। उनको टेलीग्राम से जानकारी मिली। गांधी से जुड़े जितने भी दस्तावेज, भाषण वगैरह हैं, उनका एक प्रमाणित कलेक्शन है जिसका नाम है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। इसके 32वें खंड के पेज नंबर 473, 474, 475 पर स्वामी जी की हत्या के बारे में गांधी ने जो कुछ भी कहा उसका उल्लेख है। गांधी सबसे पहले अपने और स्वामी जी के आत्मीय संबंध के बारे में बताते हैं और 6 महीना पहले सत्याग्रह आश्रम में स्वामी जी के आने और ठहरने का भी जिक्र करते हैं। वे आगे लिखते हैं, इस्लाम का अर्थ है शांति। अगर अपने अर्थ के अनुसार बनना है तो तलवार म्यान में रखनी होगी। ये खतरा तो है कि मुसलमान लोग गुप्त रूप से इस कृत्य का समर्थन कर दें। यदि ऐसा हुआ तो उनके लिए और संसार के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। मुसलमानों को सामूहिक रूप से इस हत्या की निंदा करनी चाहिए। इसी वक्तव्य के आखिरी हिस्से में गांधी कहते हैं कि मैं अब्दुल राशिद की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। मैं उसे नहीं जानता और ना ही इस बात का मतलब है कि उसने हत्या क्यों की। दोष हमारा है। अखबार वाले चलते फिरते रोगाणु बन गए हैं। वे झूठ और निंदा की छूत फैलाते हैं, अपनी भाषा के गंदे गंदे भंडार को खाली कर देते हैं और लोगों के मन में जहर बो देते हैं। गांधी की इस बात को कई लोग अब्दुल राशिद का पक्षपात मानते हैं। उन लोगों को अंग्रेज अधिकारी करजन की हत्या के मामले को भी ध्यान में रखना चाहिए। हत्या के आरोपी मदन लाल ढींगरा थे। तब गांधी ने कहा था कि मेरी नजर में मदन लाल ढींगरा बेकसूर थे, उन्होंने उन्माद में हत्या की। नशा सिर्फ शराब और भांग का नहीं होता, उत्तेजक विचार का भी गहरा नशा होता है। ढींगरा ऐसे ही नशे में थे। दोष उन लोगों का है जिन्होंने उनको हत्या के लिए भड़काया। गांधी को व्यापक अर्थ में देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हत्या को सही ठहरा रहे थे, लेकिन जहरीले और हिंसक माहौल को पैदा करने में जिन लोगों का हाथ हुआ करता है, उनको भी वे कहीं न कहीं खतरनाक मान रहे थे, अलबत्ता ज्यादा खतरनाक। स्वामी श्रद्धानंद जालंधर के जरूर थे, लेकिन दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने समूचे भारत में जो काम किया, उसने उनको बहुत बड़ा संत बनाया। हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना उन्होंने ही की, जिसको आज आप गुरुकुल कांगड़ी कहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और गांधी को पहली बार किसी ने महात्मा कहा तो वो स्वामी श्रद्धानंद थे। गांधी स्वामी जी की हत्या से इतने आहत थे और ये कहना कि उन्होंने अब्दुल राशिद का किसी तरीके से बचाव किया, ये सब तथ्यहीन और भ्रामक बातें हैं। अब आते हैं गांधी और उनके सेक्स लाइफ से जुड़े मामले पर, जिसका बार बार जिक्र होता है और इसके आधार पर गांधी को पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ब्रिटेन के एक इतिहासकार हैं जैड एडम्स शेड्स। उनकी किताब है गांधी नेकेड एम्बिशंस। शेड्स कहते हैं कि गांधी की सेक्स लाइफ कठोर प्रयोगों से भरी हुई रही और उनकी सैकड़ों चिट्ठियों की छानबीन के बाद ये किताब लिखी गई।
शेट्स ने लिखा कि बुढ़ापे के दिनों में गांधी कई जवान महिलाओं के साथ नहाते थे, बिना कपड़ों के मालिश करवाते थे, शिष्याओं के साथ सोते थे, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर यह कहा जाए कि उन महिलाओं के साथ गांधी के यौन संबंध थे। शेट्स के मुताबिक गांधी लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि तमाम मुश्किलों के बावजूद संयम और संकल्प से जीवन जिया जा सकता है और इसका आपके जो आंदोलन है उसमें बहुत फायदा मिलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में गांधी के इस व्यवहार से नेहरू नाराज थे और उनसे उन्होंने दूरी बना ली थी। देश के जाने माने लाइब्रेरियन गिरजा कुमार ने गांधी के सेक्स लाइफ पर गहन अध्ययन और बहुत रिसर्च किया। 2006 में उनकी किताब आई ब्रह्मचर्य, गांधी एंड इट्स विमेन एसोसिएट्स। इसमें गिरजा कुमार करीब दर्जन भर महिलाओं का जिक्र करते हैं जो ब्रह्मचर्य में गांधी की सहयोगी थी, उनके साथ सोती, नहाती, मसाज करती। इसमें मनु गांधी, आभा की बहन बीना पटेल, डॉक्टर सुशीला नायर, नेहरू कैबिनेट की पहली मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, बीबी अमृत सलाम, जेपी की पत्नी प्रभावती और रेहाना तैयब जी जैसी महिलाओं का जिक्र है। प्रभावती आश्रम में रहने के लिए जेपी को छोड़ चुकी थी, ऐसा कहा जाता है, और इसके कारण जेपी और गांधी में खासा विवाद हुआ था। गिरजा कुमार के मुताबिक पटेल गांधी के ब्रह्मचर्य को अधर्म कहने लगे थे और अंबेडकर, विनोबा, डीवी केलकर और जेपी जैसे लोग गांधी के ब्रह्मचर्य का खुलकर विरोध करने लगे थे। लगभग 2 दशक तक महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निर्मल कुमार बोस की किताब है माई डेज विद गांधी, और ये बहुत चर्चित किताब है। निर्मल कुमार बोस लिखते हैं कि गांधी अपना संयम परखने के लिए आश्रम की महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोते थे और मसाज कराते थे। वे नुआखोली की एक घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि एक दिन सुबह सुबह जब मैं गांधी के शयन कक्ष में पहुंचा तो देखा कि सुशीला नायर रो रही थी और गांधी दीवार से अपना सिर मार रहे थे। इसके बाद बोस गांधी के ब्रह्मचर्य का विरोध करने लगे और जब गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। दरअसल गांधी ने 38 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था, ये बात वो खुद लिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मान रहे थे कि काम कुंठा अगर उनके भीतर रहती है तो वो अपने बड़े उद्देश्यों में बहुत हद तक असफल रहेंगे। इसलिए महिलाओं की संगति में वो अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को आजमाते थे। ये बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में भी लिखी है। लेकिन सवाल ये है कि गांधी के इस प्रयोग ने उनके सभी तेज तर्रार अनुयायी नेताओं के बीच उनकी छवि को खराब कर दिया था। ऐसा गांधी क्यों कर रहे थे? महिला अधिकारों और स्वतंत्रता जो महिलाओं की होती है उसकी पैरवी करने वाले लोग गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को उनकी हठधर्मिता और अतिवाद मानते हैं। उनके मुताबिक अपनी नजर में खुद को जीता हुआ साबित करने के लिए गांधी स्त्री को वस्तु की तरह प्रयोग करते थे। ये एक ऐसा मोर्चा है जहां गांधी तमाम पारदर्शिता, सत्य और ईमानदारी के बावजूद गंभीर सवालों के घेरे में दिखते हैं। यहां उनको बचाने के प्रयत्न जितने होते हैं उससे कहीं ज्यादा हमले गांधी को ध्वस्त करने के होते हैं और होने के कारण है। निजी जीवन में चरित्र को मजबूत रखने का जो प्रयोग गांधी कर रहे थे उन्हीं ने गांधी के उसी चरित्र को सवालों और संदेहों में खड़ा कर दिया। लेकिन इसी आधार पर गांधी के नेतृत्व, उनके आदर्श, आंदोलन और आजादी में उनके योगदान को खारिज नहीं किया जा सकता। आप इतना पर सोच लीजिए कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तिलक जैसे नेता का निधन हो गया था, गांधी की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होती है। उस समय मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे सैकड़ों जबरदस्त मेधावी और काबिल नेता थे और वे सभी गांधी के नेतृत्व को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे सही और आवश्यक मानते थे। आखिर गांधी में ऐसा क्या था? दुनिया के तमाम महान वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, राजनेताओं, मानवाधिकारवादियों के लिए गांधी अगर महान नेता रहे तो क्या वो वैसे ही था? इसका कारण तो रहा होगा। खुद को स्थापित करने और लोगों के बीच उसकी स्वीकृति लेने में उम्र गुजर जाती है, लेकिन किसी को खारिज करने में पल भर का वक्त लगता है। बहुत आसान काम है किसी को रद्द करना, मानना ही नहीं कि उसने कुछ किया है, लेकिन उसके पूरे योगदान को एक बार समझने में और उस आदमी को उस हैसियत तक, उस जगह तक पहुंचने में पूरी उम्र लग जाती है।
सवाल ये है कि जो मैंने पहले कहा कि किसी मान्यता, परंपरा, संस्था या व्यक्ति विशेष को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार हमारे पास होता है, लेकिन तथ्य, तर्क, इतिहास, संदर्भ, समय की कसौटी पर पूरी योग्यता के साथ कसने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। ये कोई भेड़ चाल या सियारों का झुंड नहीं है कि एक लीक पर चल पड़े तो बस चल पड़े, या एक जुबान बोलने लगे तो बोलने लगे। आज गांधी के जरिए मैंने इस दौर के सबसे भयंकर संक्रमण को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कोविड से भी ज्यादा इन्फेक्शियस और डेंजरस है, और वो है तथ्यहीन, आधारहीन और मनगढ़ंत तरीके से बातों को आधा अधूरा संदर्भ से काट कर कई तरीके के नैरेटिव गढ़ने के मकसद से रखना। उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि एक ओछी, छिछली और जहरीली राय लोगों के बीच तेजी से फैलाई जाए, पैदा की जाए। कुछ मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं और प्रतिष्ठाओं को ध्वस्त कर अपने मतलब और स्वार्थ को साधा जा सके। ये काम कितना आसान है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कालीचरण और यति नरसिम्हानंद जैसे लोग भी इसमें कामयाब हो जाते हैं, गांधी को ध्वस्त करने में। मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है और इंडिया न्यूज बार बार आपको यह बताता रहा है कि किसी का स्थायी तौर पर समर्थन और स्थायी तौर पर विरोध राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उससे जुड़े लोग करते हैं, लेकिन देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी और समाज सेवियों को लोगों के सामने तथ्यों को ईमानदारी से रखने की कोशिश करनी चाहिए। देश की जनता के पास तर्क है, विवेक है, संयम है और बुद्धि भी। वो एक न एक दिन सत्य को अपनी स्वीकृति दे देगी, वो समझ जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। आप बिना पूर्वाग्रह के, दुराग्रह के, बिना पक्षपात के ईमानदारी से उस सच को रखिए जो है, उसका विश्लेषण बहुत मत कीजिए। हर आदमी पूरी उम्र सही नहीं कर सकता और हर आदमी पूरी जिंदगी गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है उसके करने के आधार पर ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मैंने गांधी के बारे में आज यही कोशिश की है। अरसत में आज इतना ही। आपकी मेरी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।